नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसे राहु का स्वभाव है भ्रम में डालना, वैसे ही आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा एक भ्रम डाला जा रहा है काल सर्प योग के नाम पर। काल सर्प योग है या दुर्योग है, यह बड़ी ही इम्पॉर्टेंट विषय आज के समय में है, क्योंकि बहुत सारे लोग काल सर्प योग के या दुर्योग कहकर अगले को परेशान कर देते हैं या भय में डाल देते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जिस विश्लेषण को करेंगे काल सर्प योग पर, तो आपकी नजरें बदल जाएंगी और आप ये समझ जाएंगे क्या हकीकत में काल सर्प योग है या दुर्योग है। क्या आपकी काम में बाधा डालने वाला काल सर्प योग ही है। 4-5 चीजें होती हैं जब आप कुंडली दिखाइएगा तो पंडित, ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वे लोग अधिकांशतः ये कहते हैं कि आपके काम में बाधा पड़ रहा है, आप जो परिश्रम करते हैं उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आ रही है, आप के जीवन में आकस्मिक घटना घटने वाली है। यानी ये भ्रम या भय पैदा करते हैं किस चीज के नाम पर? काल सर्पयोग के नाम पर। हकीकत में काल सर्पयोग है कि नहीं, इसी का विश्लेषण हम लोग करेंगे। और आप लोग कुंडली इस चैनल में आप निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा और कल से आप ये समझ जाएंगे कि आपके कुंडली में क्या ऐसी योग है, तो क्या हमें इसकी उपाय करनी चाहिए या इसका लाभ लेना चाहिए। तो विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक बार आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अंत तक देखने के बाद अगर पसंद आवे तो लाइक भी करें और शेयर तो निश्चित करें ताकि इस कुंडली को चैनल को देखा जा सके। काल सर्प योग है क्या? ये अपने आप में एक विषय है। इसका एक मात्र सिद्धांत है जो बताया जाता है एस्ट्रोलॉजरों की तरह। यूं तो बड़े बड़े पुस्तकों में या बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजरों के जो भी इन्होंने ग्रंथ को लिखा है, काल सर्प योग के बारे में कहीं व्याख्या मिलती नहीं है। जैसे हमें जब कोई किस चीज को जानना हो तो हम लोग जो किताबें वैदिक ज्योतिष या डॉक्टर वी रमन की जो पावरफुल कॉम्बिनेशन वाली बुक है, ये सारी बुकें जो शुरू से और आज तक की जो किताबें देखी जाए, किसी की किताब में लघु पराशरी में भी काल सर्प योग के नाम पर कोई कुछ वर्णन नहीं है। फिर भी जब हमसे पूर्व में बहुत सारे लोगों के द्वारा काल सर्प योग के बारे में बतलाया गया है, तो कहीं ना कहीं तो यह चीज आया जिससे सोसाइटी में या समाज में काल सर्प योग समझाई। काल सर्प योग है क्या? अब इस पर हम लाते, क्या यह दुर्योग है? तो सबसे पहले जाने कि काल सर्प योग की जो विवरण है, मुख्यतः 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए गए हैं। अच्छा, हम अपनी कुंडली से कैसे पहचानेंगे कि काल सर्प योग के बारे में? तो जानिए कि जब राहु और केतु के बीच में, यही है सिद्धांत, कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बैठ जाए बीच में, तो काल सर्प योग बनता है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी चक्र है जो कुंडली का चक्र होता है।
इसमें राहु 7वें खाने यहां बैठ गए, और तो निश्चित रूप से राहु से नीचे 7वें स्थान पे केतु होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं, तो सत्य है, ये तो आप जानते हैं। और मैं जब राहु के बारे में भी 2 वीडियो बना चुका हूं, तो यह बता दूं कि राहु और केतु, जब राहु जहां बैठेंगे ठीक उसके 7वें स्थान पर केतु बैठते हैं। तो जब यहां मान लीजिए केंद्र में राहु बैठ गए, तो इसके नीचे 7वें घर में केतु बैठेंगे, ठीक है। अब इस राहु से केतु के बीच ये जो ग्रह चक्र है, इसी में सारे ग्रह बैठ जाएं, ठीक है, इसी में सारे ग्रह बैठ जाएं, यानी वे ग्रह जो राहु और केतु के बीच में बैठे हो, तो काल सर्प योग हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चौथे घर में राहु यदि बैठे हों तो 10वें घर में केतु बैठेंगे, 7वें दृष्टि से देखते हैं, 7वें स्थान बैठते हैं, तो चौथे घर में राहु बैठ गए, और तो क्या होगा 10वें घर में, तो 1 2 3 और 10 11 में जो सभी ग्रह बैठ जाएं, तो ये हो जाएगा काल सर्प योग। अब कुछ लोग आंशिक काल सर्प योग किसी किसी नामों से बोलते हैं। सत्य बता दूं कि आप इतना जान लें कि आंशिक काल सर्प योग अगर कुछ होता नहीं है, ये सारी एक भ्रम है। जैसे राहु भ्रमित करते हैं, वैसे आंशिक काल सर्प योग, चाहे अन्य कोई बात कह करके, या शनि से और राहु के बीच में ग्रह को बैठा करके, या एक ग्रह को राहु और केतु से अलग करके लोग व्याख्यान कर देते हैं और भ्रम में डाल देते हैं। आप समझिए, आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में अगर कोई ग्रह बैठा है तो ही काल सर्प योग होगा। अब तो काल सर्प योग के बारे में 108 एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुख्यतः जैसे 12 राशियां हैं, 12 चक्र है, घर है, जिसको भाव भी कहते हैं, वैसे ही काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, इतना जानिए। तो काल सर्प योग जो 12 प्रकार के होते हैं, तो पहला काल सर्प योग कौन है? अनंत, जो लग्न में जब राहु बैठेंगे और तो 7वें में केतु बैठेंगे, तो लग्न और 7वें में जो पहले लग्न से जो बनेगा वो कहलाएगा अनंत काल सर्प योग। दूसरे घर में अगर राहु बैठेंगे तो 8वें में जाकर केतु बैठ जाएंगे, और इनके बीच में अगर सारी ग्रह हो तो वो दूसरा होता है कुलीन काल सर्प योग। तीसरा घर में, परिश्रम घर में, पराक्रम घर में, जब तीसरे भाव में जब या तीसरे घर में जब राहु बैठेंगे तो सर्टेनली 10वें घर 9वें घर में जाकर केतु बैठेंगे। इनके बीच में जो ग्रह बैठते हैं, तो तीसरा ग्रह होता है जो काल सर्प योग बनता है तीसरे पराक्रम से, उसको वासुकी कहते हैं। और उसके बाद से शेखावल है, जो चौथे घर में बैठ करके काल सर्प योग लगाते हैं। चौथे घर में यदि शनि राहु बैठ जाए तो शंखावल होते हैं काल सर्प योग। 5वें हाउस में जब राहु बैठकर काल सर्प योग लगाते हैं तो उसको पद्म काल सर्प योग कहा जाता है। 6ठे घर में बैठ करके जब राहु काल सर्प योग लगाते हैं तो महापद्म काल सर्प योग कहा जाता है। 7वें घर में जब राहु बैठते हैं तो तक्षक काल सर्प योग बनाते हैं। 8वें घर में जब राहु बैठेंगे तो कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण करते हैं, और 9वें घर में शंखचूर्ण काल सर्प योग का निर्माण करते हैं, और 10वें घर में घातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। और 11वें घर में अगर राहु बैठ गए तो त्रिशाल काल सर्प योग का निर्माण किया जाता है, और 12वें घर में जो राहु बैठते हैं उसको शेषनाग काल सर्प योग कहा जाता है। ये तो आप समझ गए। अब बेसिकली रूप से मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से काल सर्प योग आपके लिए लाभकारी हैं। देखिए, काल सर्प योग लाभकारी भी है,
जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी काल सर्पयोग था, मुरारजी देसाई के कुंडली में काल सर्पयोग था, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्पयोग था, ये जो है धीरू भाई अंबानी की कुंडली में काल सर्पयोग था, क्या लता मंगेशकर की कुंडली में, जितने शीर्ष पर पहुंचे हैं लोग, अधिकांशतः लोगों की कुंडली जब आप ओपन कीजिएगा तो उसमें पाइएगा कि काल सर्पयोग है। क्या काल सर्पयोग के लिए नुकसान कर गया? नहीं, काल सर्पयोग उनके लिए वरदान मिल हो गया। तो काल सर्पयोग वरदान है कि आपके लिए दुर्योग है, इसी पर मैं थोड़ा सा आपको दृष्टि। सबसे पहले तो जान लीजिए कि लग्न से लेकर 7वें तक जो हमने काल सर्पयोग का बताया, ये यदि निर्माण इसमें प्रभावकारी काल सर्पयोग होते प्रभावी होते हैं, और 8वें घर से 12वें घर तक जब काल सर्पयोग होगा तो उसमें 80% प्रभाव कम हो जाता है। पहली बात। अब कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। दूसरी चीज ये जानिए आप कि जैसे मैंने राहु के विवरण, काल सर्पयोग सत्य में कुछ है नहीं, राहु और केतु की दशा और अंतर्दशा और राहु और केतु की पोजीशन ही प्रभावित करता है। हमने पहले कुंडली इसके विश्लेषण कुंडली में किया राहु के बारे में कि यदि राहु लग्न के राशियों के साथ या त्रिकोण की राशियों के साथ संबंध बनाकर लग्न या त्रिकोण में बैठ जाए तो बेटर रिजल्ट देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर काल सर्पयोग लग्न की में राहु जो है, काल सर्पयोग में राहु अगर इस स्थिति में बैठ जाए तो वो काल सर्पयोग हितकारी होगा, अहितकारी नहीं होगा। अब वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको विकास शीर्ष की तरफ ले जाएगा। हाँ, कुछ काल सर्पयोग दुर्योग बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लें, यदि मान लीजिए कि लग्न में राहु बैठ गए, 7वें घर में केतु बैठ गए, और तो लग्न से जब और उसी के बीच में सारे ग्रह हैं, तो जो काल सर्पयोग बनेगा, हमने कहा अनंत काल सर्पयोग, उसमें यदि काल सर्पयोग बनता है तो थोड़ी सी परेशानियां होती है, आदमी मत भ्रमित होता है, आदमी जो है संघर्ष जीवन में करता है, रास्ते बंद दिखने लगते हैं, लेकिन क्या आदमी दिग्भ्रमित होता ही है सिर्फ? नहीं। अगर मान लीजिए कि लग्न में राहु बैठ गए तो यह भी एक सिद्धांत है कि पापः ग्रह केंद्र में बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं होगा। काल सर्पयोग में राहु यदि लग्न में बैठ गया तो अब वहां पाप ग्रह है तो बुरा नहीं करेगा। हां, ये जो है शनिवत राहु कहा गया, शनि के अनुसार अगर शनि की स्थिति खराब रही तो वो नुकसान करेगा। अगर शनि की स्थिति अच्छी रही या कोई सुबह ग्रह उसमें बैठा हुआ है तो ये जो राहु वो आपके परिणाम बदल देंगे। अब ऐसा व्यक्ति ठग की तरह हो जाएगा, यानी वो 9-11 करने, जो भी काम अपना निकालने वाला होगा, अपने बल बुद्धि के द्वारा अपने अगले को प्रभावित करके वो अपनी सारी काम करवा लेगा। अब यहां कहां काल सर्पयोग बुरा रहा? नहीं रहा। ठीक उसी तरह से जब दूसरे घर से काल सर्पयोग बनेगा तो यह सत्य है कि पिता के अस्थाई संपत्ति को एक बार वो नुकसान करेगा, उसके वाणी में दोष होगा, लेकिन ऐसा दोष नहीं होगा कि वो बहुत कड़वा बोल जाए। दूसरे घर में राहु जब बैठते हैं तो व्यक्ति जैसा का तैसा, जैसे मतलब जिस अपनी वाणी को देख सुन करके वैसा ही बोलता है, मतलब एक ठग की तरह बोलता है वो, उसके वाणी को समझना बड़ा कठिन होता है। और चूंकि जब दूसरे घर में राहु बैठेंगे तो 8वें घर में क्या हो जाएगा? केतु बैठेंगे। तो जब केतु 8वें बैठेंगे तो घर में तो क्या होगा? गुप्त धन को प्राप्त दिलाते हैं, विशेष विद्या का ज्ञान दिलाते हैं, अध्यात्म की तरफ तो ले ही जाते हैं, तंत्र मंत्र के बारे में। तो कहाँ खराब हो गए? अगर मान लीजिए
अब होता क्या है बने, इस तरह से आप विश्लेषण करेंगे। हम आपको 4-5 चीज बता देंगे राहु की काल सर्पयोग प्रभावित कहाँ कहाँ करता है। तो अब जब राहु देव जब त्रिकोण के राशि के इतना समझिए, जिस राशि के साथ बैठे हैं राहु देव, अगर वह राशि कुंडली में योग कारक है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, वह शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ सामंजस्य बनाया हुआ है, राशि परिवर्तन शुभ ग्रह के साथ किया है, तो यहां काल सर्पयोग आपको लाभ प्रदान करने वाला होगा। अगर वह राशि पीड़ित है, पापग्रह से दृष्ट है, या खराब घर में जाकर 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया है, राहु देव जहां बैठे हैं उस घर की राशि, क्योंकि राहु का स्वभाव है कि छाया ग्रह है, और वो जहां बैठता है उस राशि के अनुसार अपने स्वभाव को परिवर्तित करता है और उस भाव के अनुसार कार्य को करता है। तो उस घर में बैठने वाली राशि के स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ गए, पाप ग्रह से दृष्ट हो गए, अगर पाप ग्रह से पाप कर्तरी योग में आकर फंस गए, तो वहां काल सर्पयोग आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है। अब काल सर्पयोग को बुरा क्यों कहा जाता है, एक चीज मैं और समझा दूं आपको। काल सर्पयोग करता क्या है, जैसे मान लीजिए तीसरे घर में बैठ गए राहुदेव, तीसरे घर से पराक्रम का क्षेत्र है, तो पराक्रम कराएंगे। मान लीजिए कि आप एक मकान बनवा रहे हैं, मकान बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जमीन खरीदना होगा, ईंट मंगाना होगा, सीमेंट मंगानी होगी, मजदूरों की मजदूरी देखनी होगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से को झेलते हुए एक सुंदर सा मकान आप निर्माण करते हैं। जब मकान निर्माण कर लेते हैं तो उसकी आनंद की अनुभूति आपको होती है, लेकिन प्रारंभ में आपको कष्ट होगा। ठीक ऐसे ही ये काल सर्पयोग अगर खराब माने अच्छा भी है, तो प्रारंभिक समय में आपको एक संघर्ष कराता है, और जब वो संघर्ष कराता है तो इसी को लोग मान लेते हैं कि हमारी बुरा समय आ गया है, और तब वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, मैं क्यों ईंट को ढो रहा हूं, मैं सीमेंट के बारे में क्यों, मैं मजदूरों की पेमेंट कहां से करूंगा। तो वे लोग इसको बुरा समझ जाते हैं, और इसका निदान करने के लिए आपको मैं बता दूं कि आप अगर काल सर्पयोग को जानने से पहले राहु को जानिए, और राहु अगर अच्छे हैं, अच्छे पोजीशन में, तो उनको शांत मत करिए, उनकी कोई भी शांत ग्रह का प्रयास मत कीजिए, उनको और बुस्टअप करने का प्रयास किया जाए ज्यादा से ज्यादा उस राहु के, या चूंकि राहु प्रभाव में सबसे पहले मन को डालते हैं, इसलिए चंद्रमा को आप पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, और राहु को और बुस्टअप करें ताकि आपके शिखर तक पहुंचाए। हाँ, अगर राहु जो है योग कारक नहीं बल्कि मारक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, मारक घर ग्रह राशि में बैठे हुए हैं, तब उनको शांत करने का उपाय किया जा सकता है। तो कुंडली को आप प्यार से खोलिए, अपना खोलने के बाद आप अपने कुंडली में काल सर्पयोग को देखिए कि क्या आपके कुंडली में काल सर्पयोग है। अगर आपके कुंडली में काल सर्पयोग है, कैसे देखना है, तो राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह बैठ गए, एक भी ग्रह बाहर चला गया तो काल सर्पयोग समाप्त हो जाएगा। कोई ग्रह बाहर चला गया काल सर्पयोग समाप्त हो जाएगा। तो उसके बीच में अगर काल राहु सभी ग्रह हैं तो काल सर्पयोग हुआ। अब ये राहु किस पोजीशन में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस राशि के साथ बैठे हैं, उन पर कौन सी राशियों की दृष्टि है, ये सारी चीज देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा राहु केंद्र में जाकर के बैठ गया है, केंद्र की राशियों के साथ बैठा हुआ है, केंद्र की राशियों के साथ त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, त्रिकोण की राशियों के साथ केंद्र में जाकर बैठा हुआ है, योग कारक राशियों के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह उसके दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप ऐसे काल सर्पयोग से भयभीत न हो,
बल्कि ऐसे काल सर्प योग को और बूस्टअप करने का, ऐसे राहु को और बूस्टअप करने का प्रयास करें। लेकिन अगर ये देखते हैं कि आपकी राहु जो है उस राशि में बैठा है जो पीड़ित है, जैसे 4 राशियों में अगर राहु बैठा है तो बहुत नुकसान नहीं करता है। राहु क्या है? पाप ग्रह है। पापग्रस्त राशियां जैसे शनि हुए, जैसे शुक्र हुए, जैसे बुध भी आ जाते हैं, इनके साथ बैठा हुआ है तो नुकसान नहीं करेगा। जैसे कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, इनमें अगर राहु बैठे हो नुकसान नहीं करेंगे। तो नुकसान नहीं करेंगे तो वहां काल सर्प योग प्रभावित नहीं होगा। तो इस प्रकार से काल सर्प योग को आपको ध्यान से देखें। अगर राहु खराब है तो उसके लिए निदान आपका सिंपल सी बात है कि हम राहु देव की पूजा करेंगे, राहु के मंत्र का जाप करेंगे, और या भगवान शिव की आराधना करेंगे। और भगवान शिव की आराधना इसलिए करेंगे कि चंद्रमा सही हो, चूंकि राहु को खुश करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना पड़ता है, केतु को प्रसन्न करने के लिए मंगल को प्रसन्न करना पड़ता है। तो केतु को ठीक करने के लिए मंगल यानी मंगल की आराधना करें, हनुमान की आराधना करें और शिव की आराधना करें। अगर आपके कुंडली में काल सर्प योग है तो इनकी आराधना करने से अगर योग कारक होगा तो और आगे बढ़ाएगा, अगर मारक होगा तो उससे दूरी करेगा। हाँ, रत्न पहनना है राहु और केतु की, तब तो उस पर आपको मैं जो बताया हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर राहु ये अच्छा रिजल्ट देता है तो ठीक है, अदरवाइज रत्न पहनने का प्रयास न करें राहु केतु का। और पूजा भी अगर कराना है, जैसे जाप करानी है, तो उस पर भी देखे उसको शांत करने का प्रयास न करें। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप सभी लोग काल सर्प योग के बारे में समझ गए होंगे। और अगर काल सर्प योग के बारे में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पुनः कुछ पूछ सकते हैं। नमस्कार।